मैं कहूंगा फिर भी सैद भाई ने, एक स्टूडेंट है, उन्होंने अपना रिसर्च पेश किया है। दोस्तों आपको अपने हिसाब से सोचना है मैं कितना पैसा डालूं या कौन सी कंपनी में डालूं। राइट। कंपनी प्रॉफिट फ्रॉम इट का कोई टिप देने का काम नहीं। ऑल राइट। सो ग्रेट सैद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंटेशन। क्या अब हम आगे बढ़े? ओके। दोस्तों एलटीटीएस, चलो एक टेक्नोलॉजी की कंपनी पे हम लोगों ने अभी बात कर दी। अब दोस्तों प्राइवेट बैंकिंग पे बात करते करेंगे। प्राइवेट बैंकिंग पे दोस्तों, प्राइवेट बैंकिंग एक ऐसी जगह है जहां पे भी आपको 15-20% का ग्रोथ मिलना है। इमर्जिंग सेक्टर नहीं है जो अभी एलटीटीएस में देखा, ऐसा आईटी एनेबल सर्विस वाला सेक्टर नहीं है, पर ये ग्रोथ सेक्टर है। 15-20% ग्रोथ शुड बी एस्टिमेटेड। तो हमारा ध्यान होना चाहिए इस सेक्टर पे। तो डॉक्टर सुभाष पोंकिया, जो कि राजकोट से है, जिनका होम्योपैथी फॉरएवर उनका अपना क्लिनिक है, और अपने प्रोफेशन के साथ खुद रिसर्च करते, इन्वेस्ट करते, और देखो आप लोगों के लिए रिसर्च तैयार किया है। सो लेट अस लर्न फ्रॉम डॉक्टर सुभाष पोंकिया। I will recommend everybody to again, yes, have your notepad and pen ready to note down the important point. Welcome, Subhash bhai. Thank you. थैंक यू सर। सो ए 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 2024 रिजल्ट श्रृंखला में मैं डॉक्टर सुभाष पोंके आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम कंपनी के बारे में बात करेंगे वो है इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक को समझने से पहले ओवरऑल इंडिया का फाइनेंस इंडस्ट्रीज का अभी स्टेटस और ग्रोथ क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। तो अभी देखें तो जब हम देख रहे हैं कि जीडीपी का जो ग्रोथ है, जीडीपी का ग्रोथ इंडिया का बहुत अच्छा है। रिसेंटली लास्ट मीटिंग में भी पीयूष सर ने जो डेटा दिया था कि वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के हिसाब से भी मेजोरिटी कंपनीज को जब वर्ल्ड बैंक डाउनग्रेड कर रहा है उसी दौरान भी इंडिया को डाउनग्रेड नहीं किया है। हालांकि इंडिया का ग्रोथ सबसे ज्यादा है फिर भी। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जीडीपी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और इसका हमारे पास एक डेमोग्राफिक एडवांटेज है, हमारा यंगेस्ट पॉपुलेशन है। तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से हमें फाइनेंस इंडस्ट्रीज में एक ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्रेडिट ग्रोथ भी एक अंडर सर्व्ड और अंडर पेनिट्रेटेड है। कितना अंडर पेनिट्रेटेड है तो ये देखो, तो हम पीयर्स के साथ अगर कंपेयर करें तो लास्ट Q1 के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 90% के आसपास हमारा क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है। हालांकि अगर हम चाइना के साथ कंपेयर करें तो चाइना ऑलमोस्ट मोर देन 200 के आसपास, यानी कि हमारा डबल से भी ज्यादा उसका क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है। और यूएस यूके के साथ भी कंपेयर करें तो अप्रोक्सीमेटली 150% के आसपास का है। तो यानी कि यहाँ एक गैप है, एक गैप फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी कंपनीज होगी उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, खास करके इकोनॉमी में इतना अच्छा ग्रोथ आ रहा है तभी। राइट। और उसमें भी अगर रिटेल क्रेडिट का देखो तो रिटेल क्रेडिट का 14% तक ग्रोथ था, जो कि 14 to 15% से आगे भी ग्रोथ होने की उम्मीद है। और इसी हिसाब से जो सिस्टेमिक रिटेल क्रेडिट का जो पोर्शन 26% था वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 30% और आगे ही, क्योंकि इसका ग्रोथ अच्छा है तो 33% से यहाँ पर हमें ग्रोथ मिलेगा। तो रिटेल क्रेडिट में क्यों ग्रोथ मिलेगा? क्योंकि रिटेल क्रेडिट तो मोस्ट अंडर पेनिट्रेटेड है। इंडिया का सिर्फ 21% रिटेल क्रेडिट है। हालांकि अगर दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो यूके का 86% है, यूएस में 78% है, या 62%, यानी कि ग्रोथ में एक मेजर अपॉर्चुनिटी है फाइनेंस कंपनी में। तो रिटेल क्रेडिट जैसे कि बजाज फाइनेंस है, इस तरह की कंपनी होगी उसको यहाँ और अच्छा बेनिफिट मिलेगा, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ करने के लिए। राइट। तो आज हमें जो बात करनी है, अच्छा अगर इंडिया में तो क्या फाइनेंशियल में अभी हमारा इतना फाइनेंशियल इंक्लूजन इतना नहीं है। तो हम सेविंग तो करते हैं लेकिन हमारा ज्यादातर जो सेविंग्स है वो फिजिकल एसेट में, जो अप्रोक्सीमेटली 70%, 60 to 70% के आसपास अभी भी हम फिजिकल एसेट्स में हमारा सेविंग है। और फिजिकल एसेट्स में भी खास करके रियल एस्टेट में इंडिया 77% का जो भी हमारा सेविंग है वो रियल एस्टेट में है, और गोल्ड 11%। बाकी अगर पीएर्स में देखो तो कहां पर भी इतना गोल्ड का कहीं पोर्शन नहीं दिख रहा है। और रियल एस्टेट में भी हम ज्यादा है। जैसे जैसे फिजिकल से हम फाइनेंशियल सेविंग पर हमारा थोड़ा शिफ्ट होगा तो उसी हिसाब से भी हमें एक फाइनेंस इंडस्ट्री में एक ग्रोथ दिखेगा। फाइनेंस यानी कि सिर्फ बैंक की हम बात नहीं कर रहे, यहाँ बैंक आ गया, एनबीएफसी आ गया, डीमेट अकाउंट रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है उसी के हिसाब से आ गया, म्यूचुअल फंड वाली इंडस्ट्री आ गई। यानी कि फाइनेंस रिलेटेड जो जो भी कंपनीज है
वो सभी कंपनीज को इसी का एक प्लस और माइनस हिसाब से अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से ग्रोथ मिल सकता है। आज जो हम बात करेंगे वो एचडीएफसी बैंक का, यानी कि प्राइवेट बैंक से रिलेटेड पहले बात करते हैं। तो ओवरऑल इंडिया में प्राइवेट बैंक का अभी का सिनेरियो कैसा है और उसमें कौन लीड कर रहा है, किसकी क्वालिटी कैसी है, तो पीयर्स का एक कंपैरिजन पहले देख लेते हैं। टोटल 20 प्राइवेट बैंक लिस्टेड है इंडिया में। उसका टोटल मार्केट कैप 30 लाख करोड़ के हिसाब टोटल है। उनमें से एचडीएफसी 36%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप एचडीएफसी का है। आईसीआईसी सेकंड नंबर पर है 7 लाख करोड़ के आसपास, और कोटक का और एक्सिस वो दोनों ऑलमोस्ट 3 to 3.5 करोड़ के आसपास सिमिलर है। तो मार्केट कैप में हमें यहाँ पर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस लीडर दिख रहे हैं। एडवांसिस यानी कि एक्चुअल धंधा, बैंक का जो एक्चुअल धंधा है वो लोन देना है, एडवांसिस देना है। तो एडवांसिस अगर टोटल हम देखें तो 53.6 लाख करोड़ है। उनमें से एचडीएफसी अकेला 30% कंट्रीब्यूट करता है। आईसीआईसीआई बैंक वो भी 10 लाख करोड़ यानी कि 19% जितना कंट्रीब्यूट करता है। एक्सिस 8.5 लाख करोड़ के आसपास है, यानी कि यहाँ पर हमें 3 लीडर दिख रहे हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस। तो हमने आगे देखा कि मार्केट कैप तो कोटक को भी एक्सिस जितना मिल रहा है, लेकिन एक्सिस का यहाँ पर 16% के आसपास एडवांसेज में शेयर है, लेकिन कोटक का सिर्फ 6% है। तो फिर भी उसको इतना वैल्यूएशन क्यों मिल रहा है, राइट? ये रियल बिजनेस है, लेकिन बैंक का बिजनेस इंटरेस्ट इनकम के साथ अदर इनकम भी होता है। तो उसी हिसाब से अगर टोटल इनकम में देखें तो एचडीएफसी 28% के आसपास का मार्केट शेयर है, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़ के आसपास है। सेकंड नंबर पर आईसीआईसीआई 1.29 लाख करोड़ के आसपास, और एक्सिस यहाँ पर भी एक्सिस का 1 लाख करोड़ टोटल इनकम है। एडवांसेस भी अच्छे थे तो इसी वजह से इंटरेस्ट इनकम भी अच्छा होगा, तो यहाँ पर एक्सिस का इनकम भी अच्छा है, लेकिन कोटक इससे इसके पीछे है, यानी कि 4th नंबर पर है। तो राइट, तो यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट में देखो तो नेट प्रॉफिट में टोटल नेट प्रॉफिट का 36%, यानी कि 44,000 करोड़ का प्रॉफिट एचडीएफसी बैंक अकेला कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का 32,000 करोड़ के आसपास का है। एक्सिस बैंक का 10,000 करोड़ और कोटक का 11,000 करोड़ के आसपास। तो एक्सिस बिजनेस तो अच्छा कर रही है, एडवांसिस हो रहा है, लेकिन ये एडवांसिस को अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रही। कोटक का बिजनेस इतना नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। उसी हिसाब से एक्सिस के बदले कोटक को ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है। और उसको अगर समझने के लिए अगर हम आगे के उसके क्वालिटी पैरामीटर्स देखेंगे तो हमें और ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ तक अगर हमने देखा तो हम कह सकते हैं कि लीडर में 3 कंपनीज आ रही है कि एचडीएफसी नंबर 1 है, सेकंड नंबर पर आईसीआईसीआई और थर्ड नंबर पर कोटक एक्सिस आ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखे तो कोटक अच्छा है, सेल्स के हिसाब से देखे तो एक्सिस अच्छा है। ग्रोथ कैसा है? ग्रोथ यहाँ हाईएस्ट ग्रोथ 29% के आसपास बंधन बैंक का है, क्योंकि इसका एक्चुअल अगर बिजनेस मॉडल देखो तो स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग है। स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग यानी कि रूरल सेमी अर्बन में उसका बिजनेस ज्यादा होता है, जो कि हाईली अंडर पेनिट्रेटेड है, वहां पर ग्रोथ अच्छा होता है। तो लेकिन जब से उन्होंने एचडीएफसी का ग्रुप फाइनेंस का बिजनेस एक्वायर किया, बाद में से सेमी मतलब स्मॉल फाइनेंस में से मेन स्ट्रीम बैंकिंग में आ गए। तो इसी वजह से यहाँ पर हमें ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। आईडीएफसी बैंक एक अच्छा बैंक है, लेकिन अभी नया बैंक है, शुरू हुआ है। तो जो भी एक अच्छे ग्रोथ वाली इंडस्ट्री में कोई नई कंपनी आती है तो उसको लो बेस की वजह से एक अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, राइट? एचडीएफसी बैंक का 19% ग्रोथ है, सीएसबी बैंक 17% और इंडस बैंक का 15% के आसपास का ग्रोथ है, राइट? फाइनेंशियल मार्जिन में देखो तो फाइनेंशियल मार्जिन में कोटक 26% प्रॉफिट मार्जिन है, आईसीआईसीआई बैंक का 25% और एचडीएफसी, यानी कि टॉप 3 में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और कोटक आ रही है। जैसे हमने आगे देखा था कि बंधन बैंक का एक अच्छा ग्रोथ था, लेकिन यहाँ पर मार्जिन इतने नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं। आईडीएफसी का भी सेम हाल है, आईडीएफसी का सेल्स में ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं है, राइट? तो एनपीए देखो तो अगर 2023 के एनपीए देखेंगे तो हमें इसमें एक बहुत अच्छा सा पिक्चर दिख रहा है। अप्रोक्सीमेटली मेजोरिटी कंपनीज 1% के आसपास का नेट एनपीए, ये नेट एनपीए है, ग्रोथ एनपीए नहीं है। तो नेट एनपीए में 1% के आसपास का ओवरऑल ग्रोथ है। लेकिन अगर एक्चुअली क्वालिटी समझनी है तो हमें उसका थोड़ा
ट्रेंड देखना पड़ेगा। अगर 2018 के एनपीए के साथ कंपेयर करें तो जो आईडीबीआई हमें यहाँ पर सिर्फ 0.9% का नेट एनपीए दिखा रही है, तो 16.7 ह्यूज एनपीए था। इसी वजह से आईडीबीआई में एलआईसी को एक अपना फंडिंग डालना पड़ा। सेम थिंग अगर आप दूसरे यहाँ पर देखोगे कि हाँ, तो इसी तरह से एचडीएफसी, हाँ, तो हम लीडर की बात करें, एचडीएफसी 0.3% है, आईसीआईसीआई का 0.5% और कोटक का 0.6% है। तो यहाँ पर भी हम एचडीएफसी 0.4% के आसपास है। आईसीआईसीआई का 5.4% था, वो घट के अभी 0.5% हुआ है। और कोटक का तो पहले भी 1% के आसपास था, अभी भी 0.6% के आसपास है। तो यानी कि 2018 में बहुत सारी कंपनीज में यहाँ पर बहुत कम कंपनीज है जिसका एनपीए 1% से कम है। हालांकि यहाँ पर मेजोरिटी कंपनी ऐसी है कि जिसका 1% के आसपास ही है। तो ये जो पहले एनपीए ज्यादा थे, वो धीरे धीरे प्रोविजनिंग से, फंडिंग से और कहीं से फंडिंग करके पैसा डाल के इसको एनपीए को कम किया है। तो इसी वजह से जिसका एनपीए परसिस्टेंट है, जिनका एनपीए कंसिस्टेंटली लो रहता है, ऐसी कंपनी में हमें फोकस करना चाहिए। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो देखो तो यहाँ पर हाईएस्ट क्रेडिट का जो है वो 105 एडीएफसी बैंक है। सेकंड नंबर पर बंधन बैंक है 97% के साथ, और यस बैंक 94% के साथ है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो देखो तो डिपॉजिट के सामने कंपनी कितना क्रेडिट दे रही है, तो उसका 80 टू 90% के आसपास का जो भी रेशियो है वो फेवरेबल माना जाता है। यानी कि 80 टू 90% का अगर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है, तो यानी कि कंपनी एक फेवरेबल क्रेडिट ग्रोथ एडवांटेज दे रही है। ये हाई रिस्क भी नहीं है और अंडर मतलब उसका ग्रोथ कम भी नहीं है। क्योंकि बहुत अगर जैसे आईडीबीआई जितना 64 जितना रेशियो होगा, यानी कि डिपॉजिट तो आ रहा है लेकिन लोन इतना डिस्ट्रीब्यूट, क्रेडिट इतना नहीं जनरेट कर पा रहे। और अगर 90% से ज्यादा है जैसे तीन कंपनी में दिख रहा है, तो यहाँ एक डिपॉजिट रिस्क आ जाता है। अगर किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ, अगर कोई एनपी आ गया बड़ा वाला, तो यहाँ ये डिपॉजिट का जो भी पैसा होगा वो रिस्क में आ जाता है। इसी वजह से 80 टू 90% होता है, उसको फेवरेबल मानते हैं। 2023 का अगर रिटर्न ऑन एसेट देखें तो यहाँ पर भी कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी लीड कर रहा है, अच्छा वाला ग्रोथ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी में भी सीएसबी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक वो अच्छा कर रहा है। सबसे ज्यादा सीएसबी का है, ऐसा क्यों है ना? आगे के पैरामीटर में सीएसबी इतना अच्छा क्वालिटी पैरामीटर्स में नहीं आ रहा है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा दे रहा है। ये सेम एलआईसी वाली स्टोरी है। जैसे हमने अगले प्रेजेंटेशन में जब एचडीएफसी लाइफ के बारे में हमने बात किया था, तभी एलआईसी, क्योंकि एलआईसी के आईपीओ के समय देखा कि वर्ल्ड का हाईएस्ट आरओई है। क्यों हाईएस्ट है? क्योंकि उसके पास रिजर्व ही इतना नहीं है, तो टोटल इक्विटी ही कम है, इसी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा दिख रहा है। सेम सीएसबी के साथ है, उस पे पास रिजर्व ही इतना नहीं है, इसी वजह से उसका रिटर्न, कम प्रॉफिट में भी उसका रिटर्न ऑन इक्विटी हाई दिखेगा। राइट? तो यहाँ पर अगर हम कंक्लूड करें तो हम एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक, ये तीन कंपनीज ओवरऑल पैरामीटर्स में हमें एक अच्छी दिख रही है। आप अपने नॉलेज, अपने एनालिसिस के हिसाब से इनमें से कोई भी कंपनी में अपना पोजीशन या तो अपना स्टेक आप ले सकते हो। अभी इनमें से हम जो बात करेंगे वो एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करेंगे। एचडीएफसी बैंक 27 ईयर्स में 1600 टाइम्स सेल्स हुआ है, तो एक ह्यूज ग्रोथ हुआ है। तो ये जो हमने अभी अगर देखे तो अभी का ट्रेंड 20% के आसपास का लास्ट कुछ सालों में ग्रोथ है। लेकिन ओवरऑल अगर ग्रोथ देखे तो 30% से भी ज्यादा सीएजीआर का ग्रोथ है। तो जो हमने आगे देखा कि आईडीएफसी बैंक का एक अच्छा वाला ग्रोथ दिख रहा है, तो ये जो आईडीएफसी बैंक को अभी फायदा मिल रहा है, वो फायदा एचडीएफसी को उसके शुरुआत के साल में मिला होगा, तभी उनका भी ग्रोथ बहुत अच्छा यहाँ अगर कैलकुलेट करोगे तो आएगा। लेकिन ओवरऑल कंसिस्टेंसी है कि कंटिन्यूअसली उसका सेल्स बढ़ रहा है। इसका सेम इफेक्ट हम प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखेंगे कि 27 ईयर्स में उन्होंने 2300 टाइम्स एक ह्यूज वेल्थ जनरेट किया है। तो सेल्स और प्रॉफिट में इतना ग्रोथ है, तो आप यहां से भी आप एस्टिमेट करा सकते हो चार्ट को देखे बगैर कि यहाँ से कितना, अगर लॉन्ग टर्म में किसी ने इन्वेस्ट किया है तो यहाँ कितना अच्छा एक वेल्थ क्रिएट हुआ होगा, कितना डिविडेंड इनकम आया होगा। रिजर्व भी जैसे प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है तो रिजर्व भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। कोई भी साल ऐसा नहीं है कि जहां पर उसमें कोई डाउनग्रेड आया हो। ग्रोथ एनपीए देखो तो एक समय ऐसा था कि जब भी बहुत सारी कंपनी ऐसी थी कि इसके एनपीए बहुत बड़े थे, इसी वजह से आईडीबीआई, यस बैंक जैसी कंपनियों में एलआईसी या तो एसबीआई जैसी कंपनी को फंडिंग डाल के उसको टेक ओवर करना पड़ा।
लेकिन ये बैंक ऐसा है कि जिसका कंसिस्टेंट 1 to 1.2% के आसपास कंसिस्टेंट एनपीए रहता है, राइट। ये बेस्ट क्वालिटी इसको हम मान सकते हैं, खास करके जब हम बैंकिंग की बात करते हैं तब, राइट। तो ये अभी तक का मतलब अभी तक का पास्ट था एचडीएफसी का। लेकिन अभी करंट ट्रेंड क्या है, 2023-24 ये करंट साल चल रहा है, उसमें क्या है? तो अभी जो बात है वो सिर्फ एचडीएफसी बैंक नहीं है, अभी है एचडीएफसी का पूरा ग्रुप है, जहाँ पर एचडीएफसी लाइफ भी आ गया, एचडीएफसी अर्गो, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड यानी कि एचडीएफसी एएमसी और एचडीएफसी, ये सभी को मिला के अभी एचडीएफसी बैंक है। तो अभी तक का जो पास्ट था वो सिर्फ बैंकिंग था, अभी ये पूरे का पूरा एक फाइनेंशियल ग्रुप हो गया है। तो यहाँ पर देखो तो एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विस अभी 94% 95% के आसपास स्टेक एचडीएफसी बैंक में है। ये जो पहले सब सब्सिडरीज एचडीएफसी के अंडर में आती थी वो भी सब एचडीएफसी बैंक के अंडर में आ जाएगी। एचडीएफसी लाइफ में 50% का स्टेक है, एचडीएफसी एमसी में 53% के आसपास, एचडीएफसी अर्गो में 50% के आसपास, एचडीएफसी सिक्योरिटी 95% के आसपास और एचडीएफसी क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज में 100% का स्टेक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एचडीएफसी सिक्योरिटी के अलावा बाकी सभी जो भी सब्सिडरीज है उनका ऑन एन एवरेज ग्रोथ 15% के आसपास है। तो सभी ग्रोइंग इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक रखने वाली और अपने अपने सेक्टर में, जैसे एचडीएफसी एएमसी है वो अपने पीयर्स में बेस्ट है, एचडीएफसी लाइफ अपने पीयर्स में एक अच्छी वाली कंपनी है। तो इसी तरह से यहाँ से हम एचडीएफसी बैंक में जितना अच्छा ग्रोथ था इसी तरह का ग्रोथ हम इनकी सब्सिडरीज से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। अभी का बिजनेस ग्रोथ कैसा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मर्जर के बाद से 2 क्वार्टर का ही डेटा है, तो इसी वजह से हम 9 मंथ कंपेयर इतना नहीं कर सकते। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ग्रोथ एडवांटेज 4.9% से बढ़ा है और डिपॉजिट 1.9% से बढ़ा है। तो जितना एडवांटेज बढ़ा उतना डिपॉजिट नहीं बढ़ा है। जैसे हमने आगे देखा कि क्रेडिट टू डिपॉजिट का रेशियो मेंटेन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि जितना डिपॉजिट है डिपॉजिट से ज्यादा क्रेडिट हो गया है, डिपॉजिट से ज्यादा, तो इसी वजह से उसका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो थोड़ा बढ़ गया है। तो ये कंसर्न है, भले एडवांस में ग्रोथ आया है अच्छा वाला, लेकिन फिर भी एक रिस्क हो जाता है और इसी वजह से हम एक रिजल्ट का हम इसको नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं और इसी वजह से हम गिरावट भी उसमें एक देख रहे हैं। ओवरऑल अगर ब्रांचेस देखें तो मर्जर के बाद जो 7,945 ब्रांचेस थी वो बढ़ के मोर देन 8,000 यानी कि 146 न्यू ब्रांचेस मर्जर के बाद नई ओपन हुई है। और कस्टमर बेस जो मर्जर के बाद 91 मिलियन का था वो बढ़कर 93 यानी कि ब्रांचेस और कस्टमर बेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। एचडीएफसी बैंक का अगर करंट ट्रेंड समझना हो तो इसको हमें थोड़ा कॉशियसली समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फिगर्स ऐसे हो गए कि जो हमें मिसलीड कर सकते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली दोनों के हिसाब से। जैसे अगर प्री मर्जर का और पोस्ट मर्जर को हम अलग से समझे तो प्री मर्जर जब एनुअल में 22% और Q1 में 38% से सेल्स ग्रोथ था, उसी दौरान मार्जिन भी उसका 22% के आसपास था। लेकिन मर्जर के बाद जब H1 आया तो H1 में 81% का ग्रोथ आया, राइट। तो 38% के सामने 81% तो ह्यूज ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एचडीएफसी बैंक के साथ सब्सिडरी का भी सेल्स आ गया, इसी वजह से हम ये ग्रोथ को यहाँ इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन मार्जिन कम हो गया क्योंकि एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, लेकिन बाकी की जो सब्सिडरीज है उसका इतना प्रॉफिटेबिलिटी एचडीएफसी बैंक जैसा नहीं। जैसे कि खास करके अगर आप एचडीएफसी लाइफ का देखो तो एचडीएफसी लाइफ का तो हम देख रहे हैं 3 साल से प्रॉफिट हाईली इफेक्टेड है कोरोना की वजह से, हाई क्लेम की वजह से। तो सेल्स अच्छा होगा लेकिन प्रॉफिट कम होगा, तो ये इफेक्ट अभी हमें एचडीएफसी के ओवरऑल रिजल्ट्स में दिखेगी। तो जो पहले 20% मार्जिन था वो घट के 17.3 हो गया। 9 मंथ में क्या हुआ, और सेल्स बढ़ा 81% के बदले, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ 1 क्वार्टर सब्सिडरी का ऐड हुआ था, यहाँ पर और दूसरा क्वार्टर भी ऐड हो गया। तो 92% से एक अच्छा वाला सेल्स में हमें ग्रोथ मिला, लेकिन मार्जिन तो हमारा 16.4% से बढ़ा, मार्जिन और कम हुआ। तो ये दूसरा एक पॉइंट है कि मार्जिन इतना गिर के नहीं आना चाहिए था, ऐसा मार्केट का इन्वेस्टरों का उम्मीद था। इसके बदले मार्केट मतलब मार्जिन इतना टूटा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई, इसी वजह से शेयर्स में और हमें दबाव दिखा, राइट। तो ये 92% सेल्स को अगर देखकर हम कुछ ज्यादा खुश हो जाते तो भी अच्छी बात नहीं है, और ये मार्जिन को देखकर ज्यादा नेगेटिव हो जाए तो भी वो हमें मिसलीड कर सकता है। एस्टिमेट हम रखेंगे कि इस साल हम
100% का सेल्स ग्रोथ देखेंगे। लेकिन क्या हमारा प्राइस 100% यानी कि डबल हो जाएगा? ठीक है, लेकिन मार्जिन और अगर एक कंटिन्यूअस रहता है और भी कम होता है, तो कंजर्वेटिव रहते हुए हम 15.5% का मार्जिन उम्मीद करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में एक्चुअल इफेक्ट क्या है वो देखो तो 21%, 22% के सामने 21% का प्रॉफिट था, 38 के सामने 29% का प्रॉफिट में ग्रोथ था। और ईपीएस में भी सेम 21 का 21, 29 का 28 सेम ग्रोथ के आसपास था। लेकिन H1 में जब 81% से सेल्स बढ़ा तो प्रॉफिट तो इतने नहीं बढ़े, क्योंकि हमने देखा क्योंकि सब्सिडरी का इतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो इसी वजह से भले प्रॉफिट 41% से बढ़े लेकिन ईपीएस 41% से नहीं बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सब्सिडरी का सेल्स और प्रॉफिट हमारे पास आया है, तो सब्सिडरी के पार्टनर्स भी हमारे पास आएंगे, तो ओवरऑल इक्विटीज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। तो इसी वजह से एक्चुअल इफेक्ट तो 19% से है। 9 मंथ में भी जब 92% से सेल्स ग्रोथ है, तो प्रॉफिट ग्रोथ उससे आधे के आसपास है, यानी कि 39% का है। लेकिन एक्चुअल ईपीएस यानी कि हमारे हिस्से का क्या है? हमारे हिस्से में तो सिर्फ 12% का ही ग्रोथ आया है, राइट? तो भले सेल्स 100% से बढ़ेगा और प्रॉफिट भी हम 38% से बढ़ने की उम्मीद करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो इफेक्ट है वो 11%, यानी कि ईपीएस 11% के आसपास कंजर्वेटिव रहते हुए अगर उम्मीद करें तो बढ़ेगा। तो जब ऐसी कंपनी जिसका एक 20% के आसपास एक कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा था, ऐसी कंपनी में अगर 11% से ग्रोथ आएगा तो क्या होगा? तो ये हम एक दो पॉइंट है कि जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक अच्छा वाला करेक्शन है। तो एक करेक्शन में हमें क्या करना चाहिए, राइट? जैसे कि आगे हमने देखा एनपीए वाला था, तो एनपीए एक मर्जर के बाद थोड़ा बढ़ा था, 1.34% हुआ था, वो भी कम होके 1.26%, यानी कि जो लास्ट 9 मंथ में था अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास आ गया है। यानी कि एचडीएफसी एक एनपीए को अच्छे से मैनेज कर सकती है, राइट? अब उम्मीद क्या करें? तो उम्मीद ये करेंगे कि लास्ट ईयर 2 लाख करोड़ का सेल्स था वो डबल हो जाएगा 4 लाख करोड़ के आसपास। लेकिन प्रॉफिट में इतना जंप नहीं दिखेगा। प्रॉफिट जो 46,000 करोड़ का था 63, यानी कि 40% के आसपास यहाँ पर हम ग्रोथ उम्मीद करेंगे, राइट? और सेम थिंग हम कंटिन्यूअसली अगर देखें तो 2030 आते आते अप्रोक्सीमेटली 10 लाख करोड़ का सॉरी 10 लाख करोड़ का बेंचमार्क सेल्स में हम यहाँ आते हुए देख सकते हैं। और 35 में मोर देन 20 लाख करोड़ का सेल्स में ग्रोथ देखेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी 1.7 लाख करोड़ के आसपास 2030 में होगा और 35 में मोर देन 3.5 लाख करोड़ के आसपास होगा। और ईपीएस देखे तो इस साल हमारा जो फॉरवर्ड ईपीएस है वो 92 रुपीज के आसपास आएगा। लास्ट ईयर 83 रुपीज के आसपास था, 83 84 रुपीज के आसपास। तो हालांकि सेल्स प्रॉफिट में इतना ग्रोथ है, लेकिन ईपीएस में हम इतना जंप नहीं दिखेंगे जो हमने आगे करंट ट्रेंड में समझा। इसी हिसाब से अगर फेयर वैल्यू को हम कैलकुलेट करें तो 1835, यानी कि बहुत ऐसी क्वालिटी वाली अपने सेक्टर की लीडर बेस्ट क्वालिटी वाली बहुत ऐसी कम कंपनियां होती है कि जो हमें फेयर वैल्यू से भी नीचे मिल रही। ये इस तरह की एक कंपनी है कि इसमें करंट ट्रेंड में जो भी कुछ नेगेटिविटी आई है उस हिसाब से हमें एक अच्छे से डिस्काउंट में मिल रही है। 2030 में ईपीएस 245 रुपीज होगा, फेयर वैल्यू हमारे अप्रोक्सीमेटली 5,000 के आसपास रहेगा। और 35 में जो 515 के आसपास का ईपीएस होगा, तभी हम 10,000 के आसपास का फेयर वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? शेयर होल्डिंग में देखो तो इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, बेस्ट क्वालिटी वाला, अपने पीयर्स में लीडर है, क्वालिटी भी इतनी अच्छी है। लेकिन शेयर होल्डिंग में देखो क्या है, अभी एचडीएफसी प्रमोटर था वो तो निकल गया, तो एफआई के पास 46% है, एडीआर में 13%, इनमें भी कुछ एफआई हो सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 50% तो एफआई के पास है, म्यूचुअल फंड 17% है और रिटेल में 12% यहाँ पर है। तो इस तरह की कंपनी जो भी अच्छी कंपनीज होगी वहां पर हम देखेंगे कि इंडिविजुअल का स्टेक जनरली बहुत ही कम होता है और बाकी के इन्वेस्टर का ज्यादा होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंडियन की कंपनीज में फॉरेन हाईएस्ट स्टेक लेकर बैठे हैं। बाइंग रेंज देखो तो अभी फिर हम 13,344 के आसपास अगर हमें और मिलता है तो हम कैलकुलेट एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी भी ये अच्छे खासे करेक्शन में आ चुका है, तो यहाँ एसआईपी वाले कंटिन्यू कर सकते हैं। और
लास्ट ईयर नेक्स्ट हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे कि 1944 रुपीज के आसपास का टारगेट आएगा, और क्वालिटी और लीडरशिप देखते हुए हम 7% का इसमें वेटेज दे सकते हैं। और ये पूरे का पूरा प्रेजेंटेशन सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है, ये कोई टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू। लेट्स लर्न विथ प्रॉफिट फ्रॉम इट। थैंक यू सर। वंश भाई पानी पी लो शांति से। लंबा यस। प्रेजेंटेशन ऊपर बहुत अच्छा। राइट। मैं अभी चैट यही कर रहा था कि एचडीएफसी बैंक को समझना पोस्ट मर्जर, उसके लिए बहुत ही इसको प्रॉपर वे में रिसर्च करना जरूरी है, जो आपने किया। राइट, आपने इसके मेजोरिटी ऑफ पॉइंट कवर किए, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है लोगों को क्लैरिटी हुई होगी। एक चीज हम समझ ले दोस्तों, कि बैंकिंग में, प्राइवेट बैंकिंग में ग्रोथ तगड़ा होना है। पीएसयू बैंक से ज्यादा ग्रोथ, पीएसयू बैंक का ग्रोथ एडवांसेस में हम कितना उम्मीद करेंगे दोस्तों? 7-8%। राइट। पीएसयू बैंक में बाउंस आया है। बाउंस क्यों आया है? क्योंकि टूटे बहुत थे, अच्छे वैल्यूएशन थे, ग्रोथ नहीं था। ग्रोथ आया, दौड़ने लगे। राइट। पर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वापस से पीएसयू बैंक को कितने ग्रोथ पे देखोगे? 8 से 12% के ग्रोथ पे रहेगा। पर प्राइवेट बैंक दोस्तों आपको 15-20% का ग्रोथ दे सकती है। अब यहां पे आपको मर्जर के बारे में बताया। देखो, ओवर हिस्ट्री, आज 3 दशक होने को आए इस मेजोरिटी ऑफ द बैंक्स को, प्राइवेट बैंक को। पूरे हिस्ट्री में एचडीएफसी बैंक बिल्कुल क्लियर बैंक रही। कहीं पे भी आपने कहीं कोई गलत नाम नहीं सुना। एनपीएन के बिल्कुल क्लियर। जब बड़ी दूसरी जो कॉम्पिटिटिव बैंक है उनके भी नाम बिगड़े थे। राइट। तो आप भरोसा रख सकते हो ऐसे दोस्तों, ऐसे मैनेजमेंट पे जो आपको पूरे समय से भी निकालता है। अभी का समय क्या चल रहा है बैंकिंग के लिए समझ लो दोस्तों। मैं पिछले 3 एक क्वार्टर से कहता जा रहा हूं। राइट। कोविड के बाद ग्रोथ कम हुआ था, मंजूर था, चलो लो क्रेडिट ग्रोथ था। पर उसके बाद ग्रोथ बढ़िया आया, क्रेडिट ग्रोथ सुधर गया। लेकिन गेम किधर होने लगी दोस्तों? इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है? बैंकिंग, फाइनेंसिंग कंपनीज, उनको खुद को सोर्सिंग फंड महंगा मिलता है। कल मैंने इरडा का रिजल्ट पेश किया, वही बात थी कि नहीं? प्रॉफिट धंधे जितने नहीं बढ़े, बजाज का रिजल्ट आएगा आप सेम चीज देखोगे। आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आया, आपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटते हुए देखा। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये चैलेंजिंग टाइम था उनके लिए। एचडीएफसी बैंक के लिए और ज्यादा बुरा क्यों? क्योंकि ये मर्जर के बाद के पहले रिजल्ट है दोस्तों। ये बहुत बड़ा मर्जर था, लार्जेस्ट मर्जर यू हैव एवर सीन इन इंडियन कंपनीज। दोस्तों अब मर्जर के बाद क्लैरिटी होती जा रही है कि भी धंधा कितना बढ़ेगा। आपने देखा इस साल 4-5 लाख करोड़ के करीब ये लोग पहुंच जाएंगे। प्रॉफिट 70,000 करोड़। हाँ, प्रॉफिट तो पार होने वाले, बढ़िया। लेकिन ये तो मर्ज इफेक्ट है, ये दोनों का फायदा होगा, लेकिन शेयर होल्डर भी बढ़े। सुभाष भाई ने जब आपको समझाया धंधा बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट धंधा जितना नहीं बढ़ा, क्यों? वो भी आपको समझाया, ड्यू टू सब्सिडरीज मर्जिंग। पर उससे ज्यादा मार किधर पड़ी? शेयर होल्डर एचडीएफसी के आए, तो आपके हाथ तो 11% लगा। अब 11% कोई चीज नहीं है दोस्तों। 11% का ग्रोथ ऐसे समय पे, जो समय पे भारतीय कंपनियां 20 से 25% का ग्रोथ ज्यादातर कंपनियों में देने वाली है। सो यस, दिस वर द वीक रिजल्ट। आपने डिपॉजिट्स और एडवांसेस के बैलेंस को बिगड़ते हुए देखा, अगेन ड्यू टू मर्जिंग। इसको सेट करने में थोड़ा क्रेडिट सफर हो सकता है या एडवांसेस सफर हो सकते हैं। सो वी नीड टू प्रिपेयर। अब ये जो चैलेंजिंग टाइम है, कितने समय का है दोस्तों? और 5-6 महीना आपको चैलेंजिंग टाइम समझना पड़ेगा। राइट। जल्दबाजी करने की जरूर नहीं है। पूरी बैंक नहीं है, सबसे बढ़िया बैंक है, मैं कह सकता हूं दोस्तों। मैंने ऐसा समय एचडीएफसी बैंक में पहले भी देखा है, जब लंबे समय तक एचडीएफसी बैंक ने परफॉर्म नहीं किया था। बट इट वॉज ऑल राइट, हमने एसआईपी किया दोस्तों। और मैं ये कह सकता हूं, जो ये समय पे भी एसआईपी करेंगे, वो लोग दोस्तों आने वाले समय में याद रखेंगे। परफॉर्मर परफॉर्मर है दोस्तों। मर्जिंग का ये सब झमेला खत्म हो जाने दो, देन यू विल सी हाउ योर बैंक इज गोइंग टू परफॉर्म। सो टेक बेनिफिट। पर तुरंत रातों रात दौड़े ऐसी उम्मीद मत करना। मेरे को कल ही एक भाई मिले, बोले मैंने बड़ा फ्यूचर लेके ले लिया एचडीएफसी बैंक में यार। एचडीएफसी बैंक टूटा है तो उसको दौड़ना है। देखो लिवरेज कर दिया उन्होंने। ये सब जफा में नहीं पड़ने का, बराबर कि नहीं? अब ये एचडीएफसी बैंक अभी
ऐसा तो है नहीं रातों रात दौड़ने वाली है। अभी के रिजल्ट खराब आए तो रिजल्ट सुधरेंगे तब चलेगा ना। तो 3 महीने तो गए इनके, बराबर कि नहीं। शांति से देखो, एसआईपी करो, अपने नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ क्वांटिटीज पूरे फॉल में बढ़ाओ। ये ना सोचो कि बस इतना गिरा है, ज्यादा नहीं गिरेगा। शेयर गिरते हैं, आपकी उम्मीद से ज्यादा गिरते हैं। सिमिलर वे में शेयर जब चलते हैं, आपकी उम्मीदों से ज्यादा चलते हैं, क्योंकि हमारा विजन इतना होता है। पर मार्केट लॉन्ग मूड में चलता है, राइट। सो बी प्रिपेयर, डेफिनेटली डू एसआईपी, नथिंग टू वरी, राइट। और मेरे ख्याल से सुभाष भाई ने आपको बहुत अच्छे प्रकार से पूरा एक्सप्लेन किया है, राइट। सो इट वाज ग्रेट सेशन सुभाष भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी जानकारी मिली हमको, एचडीएफसी बैंक की। इस चीजों को नोट करके ले जाएंगे हम, राइट। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। और मैं आपसे लोगों से कहूंगा, अगर कोई क्वेरी भी है, डेफिनेटली आप अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हो, आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो दोस्तों, राइट। सो नाउ वी आर मूविंग फर्दर। चलो तीसरी कंपनी पे आ जाए, विच इज योर थर्ड कंपनी। दोस्तों अब हमारी बारी आती है एक माइक्रो कैप कंपनी देखने की। देखो अभी आपने एचडीएफसी बैंक लिखी, वो लार्ज कैप नहीं है, वो जायंट कैप है। इंडिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी, राइट, जायंट। फिर आपने एलटीटीएस देखी, लार्ज टू मिड में आती है। अब आप मैप माई इंडिया देखोगे दोस्तों, ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, जहां पे आने वाले 10-15 साल बढ़िया ग्रोथ उम्मीद कर सकते, राइट। पर क्यों, कब तक, किधर बाय करें, क्या उम्मीद करें, ये सब हम जानेंगे अगेन प्रयागराज के डॉक्टर शेख जैद के द्वारा। तो मैं वापस सबसे कहूंगा, नोटपैड और पेन रेडी रखो।